गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया एक न्यू इनिशिएटिव। तो आई होप अगर इसमें कुछ सजेशन वगैरह देना हो तो आप दे सकते हो। तो बेसिकली इसमें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो द हिंदू का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है और प्लस जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल वगैरह होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखते स्टार्ट करते हैं फिर। हम्म, तो हमारा आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ था ये कि मेनली क्या हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने जो आधार कार्ड जब इंट्रोड्यूस किया था। हम्म, तो गवर्नमेंट ने जब आधार कार्ड इंट्रोड्यूस किया था तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि ये जो होगा आधार कार्ड ये वॉलेंट्री होगा। ठीक है, ये वॉलेंट्री होगा आपका। अगर मन है तो इसको आप अदर राशन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, उससे आप ऐड कर सकते हो, बट ये ऑप्शनल होगा, वॉलेंट्री होगा। बट विद द टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी बना दिया कि आपको करना ही करना पड़ेगा। उसी टाइप से गवर्नमेंट ने क्या किया था कुछ सालों पहले कि आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कर दिया था। ठीक है, क्लियर। और जिन लोगों का मान लो कि राशन कार्ड लिंक नहीं हुआ आधार कार्ड से, उन लोगों का आधार कार्ड कैंसिल हो गया था। ठीक, इसी टाइप से क्या हुआ कि अप्रॉक्स लगभग 3 करोड़ लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हो गया क्योंकि उनका आधार के साथ वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। अब वेरिफिकेशन ना होने का रीजन बहुत सारा होता है। जैसे टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है टेक्निकल रीजंस। लाइक एग्जांपल कि मान लो उसका लिंकेज है बट वो जहाँ पे जा रहा है पीडीएस शॉप में लेने के लिए, बट वहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, जिसके कारण कि उसका कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेनली क्या हुआ कि आधार कार्ड से उन लोगों का राशन कार्ड लिंक नहीं हो पाया, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ आधार कार्ड को कैंसिल कर दिया। इसमें हो सकता है कि बहुत सारा डुप्लीकेट आधार कार्ड भी हो, सॉरी राशन कार्ड हो हमारा, या डुप्लीकेट मतलब एक्स्ट्रा राशन कार्ड हो हमारा, या फिर नॉन डिजर्विंग लोगों के पास राशन कार्ड हो वो कैंसिल हो गया। बट लेकिन चांसेस तो ये भी है ना कि इसमें जो पुअर लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, जिनके पास आसपास एरिया में वो फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ पे जाके वो लिंकेज करवा पाए, तो उनका भी राशन कार्ड कैंसिल हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ है कि लगभग जो 3 करोड़ राशन कार्ड जो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, तो इन लोगों में मेनली कौन कौन से लोग आ सकते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल्स हुआ, पुअर पीपल हुआ, ठीक है, वो सब। ठीक है, वही बात है, गवर्नमेंट ने क्या राइट टू फूड हमारा एक फंडामेंटल बेसिक राइट है। अब मान लो किसी का राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो वो बंदा जाके पीडीएस शॉप से राशन नहीं ले पाएगा हमारा। ठीक है, तो राशन नहीं ले पाएगा तो कहीं ना कहीं जो राइट टू फूड का जो उसका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट कर रहा है हमारा। ठीक है, इसी क्योंकि ये राइट टू फूड जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, इसीलिए वो बंदा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकता है। क्यों? कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है, ठीक है, 32 आर्टिकल के अंदर कोई भी जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है, इसीलिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस हुआ है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, पुलिस रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो मेनली एक न्यूज है हमारा, ठीक, कि सिंपल सा बात है ना, अगर सोसाइटी में कुछ भी गलत होता है हमारा तो उसके लिए हमारे सोसाइटी में पुलिस है, लेकिन अगर पुलिस ही गलत करे तो फिर उसको कौन देखेगा। ठीक है, what will happen if the protector of the society and law themselves behave in a manner which cannot be termed less than illegal। तो ये पर्टिकुलर न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आज के लेक्चर में डिटेल में पुलिस रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। हम्म, तो पुलिस रिफॉर्म, पुलिस सिस्टम के अंदर बहुत सारा मतलब माल प्रैक्टिसेस है, बहुत सारा इश्यूज है, तो उसके रिफॉर्म के लिए मेनली हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो हमें ऐसा पुलिस सिस्टम बनाना है जो कि पीपल सेंट्रिक पुलिस हो। ठीक है, मतलब उसका जो सेंटर पे वो पब्लिक होना चाहिए, कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। ठीक है, एक इफिशिएंट, अकाउंटेबल और पब्लिक सेंट्रिक पुलिस हमको बनाना है। ठीक, जो कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर सके हर सिचुएशन में। क्लियर है, हर सिचुएशन में रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर सके और वो इफिशिएंट हो, अकाउंटेबल हो और पीपल सेंट्रिक हो। पुलिस फोर्सेस नीड टू बी वेल इक्विपाइड, उनके पास सफिशिएंट मतलब मटेरियल होना चाहिए, आर्म्स एंड एमुनिशन होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो भी चीज हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। सफिशिएंट मैन पावर उनके पास होना चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट पर्सनल होना चाहिए, वेपनरी होना चाहिए, फॉरेंसिक टीम सफिशिएंट होना चाहिए, तभी तो लोग जांच वगैरह कर पाएगा। अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम उनके पास होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी के साथ, बिटवीन द पुलिस स्टेशन के बीच में भी, क्योंकि अभी क्या है कि हर पुलिस स्टेशन का अपना अलग अलग रिकॉर्ड है, डेटा है। तो अगर मान लो किसी ने यहाँ पे क्राइम किया बिहार के अंदर, वो भाग के केरला में जाके रह रहा है तो आराम से रह सकता है, वो जिंदगी में कभी नहीं पकड़ाएगा वो। ठीक है, क्योंकि सारे पुलिस स्टेशन के बीच में वो कनेक्टिविटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया वैसे, जिससे कि पुलिस स्टेशन के बीच में कनेक्टिविटी हो पाए, बट वो भी बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। तो हाँ, दे नीड टू हैव ए ऑपरेशनल फ्रीडम, मतलब क्या ऑपरेशनल फ्रीडम को चाहिए अपने काम करने में, कोई किसी भी टाइप का पॉलिटिकल या सीनियर इंटरफेयर उनको नहीं चाहिए। ठीक है, जिससे कि एज अ प्रोफेशनल बॉडी काम कर सके।
और अच्छा वर्किंग कंडीशन उनको चाहिए, ठीक है। मतलब वर्किंग कंडीशन का अच्छा का मतलब क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, ठीक है। फिर हाउसिंग फैसिलिटी उनको देना चाहिए, ठीक है। फिर आपका ये मान लिया जाए कि उसके बाद वर्किंग जो ड्यूटी आवर होता है, तो पुलिस वालों का मेनली ये कहा जाता है कि उनका कोई ड्यूटी आवर फिक्स नहीं होता है, तो वो भी तो इंसान है ना, तो उनका भी ड्यूटी आवर एक फिक्स होना चाहिए। उनको एक पर्टिकुलर टाइम में हॉलीडे मिलना चाहिए, जिनसे उनका भी फैमिली को टाइम दे पाए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी उनको फिक्स होना चाहिए। मतलब क्या, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो जो इंटरनल कंप्लेन हो रहा है पुलिस वालों का, जैसे रिलेटेड टू हाउसिंग हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया, ठीक है, फिर सीनियर्स के साथ वो मिसबिहेव जो भी है, उस टाइप के सिचुएशन को डील कर पाए, प्रॉब्लम को। इसलिए एक इंटरनल बॉडी चाहिए पुलिस सिस्टम के अंदर। उसके अलावा एक एक्सटर्नल बॉडी भी चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाए, ऊपर से पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट के ऊपर वो लोग वॉच रखें। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना कि यूएन, हमारा यूनाइटेड नेशन जो है, उसका रिकमेंडेशन ये है कि हर 1 लाख पॉपुलेशन पे लगभग 322 मतलब 222 पुलिस वाला होना चाहिए, हर 1 लाख पे 222। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में क्या है कि 1 लाख पर सिर्फ 137 पुलिस वाला है, मतलब जो कि हमारा यूनिवर्सल एक टाइप से स्टैंडर्ड है हमारा, जो यूनाइटेड नेशन ने फिक्स किया है, उसके कंपेयर में बहुत कम पुलिस वाला हमारे पास है। उसमें भी क्या है कि इसमें से ज्यादा जो पुलिस वाले सब है वो क्या है, वीआईपी ड्यूटीज में इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेटली जो लोगों को सर्व करने के लिए जो पुलिस वाला बचता है, वो बहुत ही कम बचता है हमारे पास। दूसरा बात क्या है कि देखो 2005 का एक रिपोर्ट है कि देखो पुलिस वाला क्या होता है कि सबको अरेस्ट तो कर लेता है, ठीक ना, कंप्लेन आए अरेस्ट कर लिया, या फिर किसी एक्स वाई जेड रीजन से वो अरेस्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि अरेस्ट करने के बाद वो प्रूफ नहीं कर पाता है कोर्ट के अंदर, बिकॉज बहुत सारा रीजन हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि अरेस्ट जो किया गया उसका वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बिना किया गया है, ठीक है। सेकेंड चीज ये, इन्वेस्टिगेशन जो मान लो कि केस सही भी है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इतना लंबा जाता है हमारा कि उस बीच में जो प्रूफ वगैरह होता है, ठीक ना, जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो प्रूफ होना चाहिए, वो डैमेज हो जाता है और खत्म हो जाता है। इसलिए जो कन्वेक्शन रेट होता है हमारा सिर्फ 47% ही है। मतलब मान लो कि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है एग्जाम्पल, तो उसमें सिर्फ एक ही लोग होगा जिसको वो प्रूफ कर पाएगा, मतलब सबूत दे पाएगा अदालत के अंदर कि हाँ ये गिल्टी है। जैसे अभी बहुत न्यूज में चल रहा है ना सिटीजन केस, तो क्या होता है पुलिस ने तो बहुत सारे के ऊपर सिटीजन लगा दिया है, बट एक कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, हिंदू में ही था डेटा, हार्डली 4% जो लोग होता है वही कन्विक्टेड प्रूफ हो पाता है। मतलब बाकी 96% का जो पुलिस अरेस्ट करता है सेडिशन के केस में, पुलिस उसके आगे इसमें कोर्ट के अंदर कोई प्रूफ भी नहीं दे पाता है। तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का जो अकाउंटेबिलिटी है या फिर जो उसका प्रेस्टीज है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब डिक्लाइन करता है, ठीक है। तो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सपोर्ट देना पड़ेगा, मॉडर्न वेपन्स देना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक है। पुलिस पब्लिक रिलेशन जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा हम लोगों को, जिससे कि पुलिस को लेकर लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक सोसाइटी सपोर्ट नहीं करेगा पुलिस वाला को, तब तक सोसाइटी के अंदर क्राइम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना पुलिस क्राइम नहीं रुक सकता है, क्योंकि इतना पुलिस डिपार्टमेंट या फिर किसी भी कंट्री के पास इतना पुलिस वाला वो लोग अपॉइंट नहीं कर सकता है कि वो हर छोटी से छोटी चीज पे नजर रख पाए। तो अल्टीमेटली उनको भी, पुलिस को भी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए टू गेट द इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस पाने के लिए ये मतलब जो न्यूज वगैरह हो रहा है, क्राइम वगैरह हो रहा है, या फिर जो अपडेट रहने के लिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसके लिए पुलिस को भी चाहिए पब्लिक का सपोर्ट, और पब्लिक को भी चाहिए पुलिस का सपोर्ट, कि इलीगल जो एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर है उसको कर्व किया जा सके। तो कॉर्पोरेशन सपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी टू प्रिवेंट क्राइम एंड डिसऑर्डर, ठीक है। अब क्या एक इंपॉर्टेंट केस हमारा आता है क्या, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला था प्रकाश सिंह बादल केस में कि आप पुलिस रिफॉर्म लो। तो एक केस इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। उसके अलावा एक और रिपोर्ट था हमारा, सोली सोराबजी रिपोर्ट कमेटी का रिपोर्ट, वो भी पुलिस रिफॉर्म के ऊपर ही था हमारा। उसके अलावा क्या एक एआरसी है हमारा, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, सेकंड एआरसी जो हमारा बना था, उसमें भी एक जो उसका पूरा बुकलेट है वो पुलिस रिफॉर्म के ऊपर ही है। तो प्रकाश सिंह बादल में सुप्रीम कोर्ट ने, प्रकाश सिंह बादल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कंस्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इन एवरी स्टेट दैट विल ले डाउन पुलिस फॉर पुलिस फंक्शनिंग, ठीक, इवेलुएट पुलिस परफॉर्मेंस, मतलब पुलिस का परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए आप स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाओ हर स्टेट के अंदर, ठीक है। हर स्टेट के अंदर एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होगा जो कि पुलिस वालों का परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा, ठीक है, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस के फंक्शनिंग में हमारा इन्वॉल्व या इंटरफेयर ना करे। सेकेंड, एक पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बना, जिससे कि जो पोस्टिंग वगैरह होता है, ठीक,
और ट्रांसफर वगैरह होता है, पोस्टिंग ट्रांसफर हो गया, फिर प्रमोशन हो गया, इस चीज को इवेलुएट करके मैनेज कर सके। वरना आज के टाइम में क्या होता है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करता है जो पावर में होता है। तो अल्टीमेटली अगर वो कंट्रोल कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पूरा फंक्शनिंग को हमारा इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए उसका पुलिस का इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि एक अलग से पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हो जो कि पुलिस से रिलेटेड उनका ट्रांसफर, प्रमोशन और पोस्टिंग को डिसाइड कर सके। उसके बाद क्या है, एक आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाओ, जिसमें कि अगर मान लो कि किसी भी पर्सन को, किसी भी सिटीजन को पुलिस का डिपार्टमेंट से कंप्लेन है, या पुलिस किसी भी पुलिस वाले के अगेंस्ट में कंप्लेन है, तो वहां जाके वो कंप्लेन अपना फाइल कर सके। ठीक है, एक ये हो गया। एक और उन्होंने क्या सजेशन दिया था कि कम से कम आज के टाइम में क्या है, किसी भी पुलिस वाले का जो एक पर्टिकुलर टर्म है उस एरिया में फिक्स नहीं होता है। उसका जब मन तब पॉलिटिकल पार्टीज जो होता है या पावर में जो पार्टी होता है वो जब मन तब उसका ट्रांसफर कर देता है हमारा। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि हमारा एक IAS है अशोक खेमका, उसने लगभग 26 ईयर के सर्विस में 54 टाइम्स उसका ट्रांसफर हुआ है। मतलब हर 6 महीना में लगभग उसका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा पुलिस वालों के साथ भी होता है हमारा। तो इसलिए इसने ये बोला था कि मिनिमम आप 2 साल का टेन्योर फिक्स कर दो, कि सबको जहाँ पोस्टिंग मिला वहाँ 2 साल तो मिनिमम उसको रहना पड़ेगा, जिससे कि जो ये पॉलिटिकल आपका ट्रांसफर वगैरह होता है वो उसको कर्व किया जा सके। ठीक है, उसका सेपरेट इन्वेस्ट पुलिस का क्या है कि आज के टाइम में क्या है कि जो पुलिस वाला डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है वही लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके अंदर ऊपर है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था कि जो पुलिस का जो फंक्शनिंग होता है ना, फंक्शनिंग ऑफ पुलिस, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। मतलब 2 डिपार्टमेंट बना दो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, आप 2 डिपार्टमेंट बना दो। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, एक फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग उनका। एक जो होगा पार्ट वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस को। ठीक है, उसका काम सिर्फ ये होगा जो केसेस आया है हमारा, ठीक, पुलिस के अंदर, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। सेकंड जो होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। ठीक है, मतलब पब्लिक प्लेस को मैनेज करना, ठीक ना, क्राइम को मैनेज करना, ठीक, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो ये सब अलग डिपार्टमेंट करेगा, एक बॉडी करेगा। और जो इन्वेस्टिगेशन का वो काम हो वो अलग होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम होता है ना बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉरेंसिक का वो जांच करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, डिपार्टमेंट को आप जो पुलिस का फंक्शनिंग होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक एक पार्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन पुलिस होगा, दूसरा होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो constitute a national security commission to shortlist the candidate for appointment as a chief and central armed police। ठीक है, तो एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाओ जो कि शॉर्टलिस्ट करे किसको कहाँ पे पोस्ट देना है या अपॉइंट करना है। तो ये चीज आप चिपका सकते हो आंसर में। स्मार्ट हमको कैसा चाहिए आज के टाइम में, एक स्मार्ट पुलिस चाहिए कैसा, जो स्ट्रिक्ट और सेंसिटिव हो, एज फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव हो, मॉडर्न और मोबाइल हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट हो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा वैल्यू दे, उसके लिए हमेशा प्राइम ऑब्जेक्टिव हो लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करना। और सेंसिटिव हो मतलब क्या, लोगों का जो डिमांड होता है या फिर लोगों का जो कंडीशन होता है उसको लेके सेंसिटिव होना। ठीक ना, ये। फिर मॉडर्न होना चाहिए वो, और मोबाइल होना चाहिए, मतलब इजीली टू मूव, कहीं भी मतलब तुरंत पहुंच सके। ए से हो गया अलर्ट, अलर्ट और अकाउंटेबल होना चाहिए उसको, पुलिस वाले को। रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, टेक सर्वे और ट्रेंड होना चाहिए पर्टिकुलर, क्योंकि क्या होता है कि जो हायर क्लास पे जो मतलब जो IAS वगैरह हुए उनको तो IPS हो गया, उनको तो अच्छा ट्रेनिंग मिल जाता है। लेकिन जो लोअर लेवल पे आपका कांस्टेबल हो गया, SI हो गया, उनका ट्रेनिंग पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिल नहीं पाता है। तो भैया, तो व्हाट वी टुडे इज द रूरल पुलिस। आज हमारे सोसाइटी में क्या है कि रूरल पुलिस है, ठीक ना, मतलब पॉलिटिकल पुलिस या फिर जो राज कर रहा है उनका पुलिस वाला है। हमको क्या चाहिए, पीपल्स पुलिस चाहिए। ये लाइन अच्छा है, व्हाट वी हैव टुडे इज रूरल पुलिस, व्हाट वी नीड इज पीपल्स पुलिस। ठीक है, क्लियर। तो एक न्यूज ये था, देखो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना, तो न्यूज में जब भी हमारा कोई एक्ट वगैरह आता है तो उसको आराम से स्टडी कर लो। तो हमारा आज के न्यूज़पेपर था पॉस्को एक्ट के बारे में, तो न्यूज में बहुत सारा रहता है। तो ये पॉस्को एक्ट हमारा क्या है, देखो, मेनली जो पॉस्को एक्ट है किसके अंदर में आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ठीक, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो चाइल्ड वगैरह होता है ना, चाइल्ड मतलब अंडर 18, उसको हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। ठीक, द एक्ट सीक टू प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम ऑफेंसेस सच एज सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। इन तीनों से उनको बचाता है, या फिर इन तीन चाइल्ड को लेके, चाइल्ड के साथ ये सब चीज होता है तो जिसने किया उसको पनिशमेंट के लिए इसके अंदर प्रोविजन है। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल, अब ये क्या हुआ, एक बिल तो था हमारा ये, तो मेनली क्या हुआ, ये जो हमारा 2012 में ये एक्ट बना था। ठीक, तो 2019 में एक बिल आया था, तो जिसने इसके अंदर रिफॉर्म बोला था, रिफॉर्म ये बोला था कि जो पनिशमेंट था ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट पहले, ठीक है, तो अगर मान लो कि 16 साल से बच्चों के नीचे आप करते हो कुछ भी उनका सेक्सुअल हरासमेंट, तो उनका मतलब एक टाइप से जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा के 20 साल कर दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद और भी जो होता है, ठीक ना, पहले 10 साल था, 20 साल में, तो वही एक अल्टीमेट इन शॉर्ट क्या है कि ये जो एक्ट है वो मेनली क्या है, चाइल्ड को के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक, पॉस्को एक्ट। और न्यू जो अमेंडमेंट आया था उसने क्या किया, उसके अंदर जो सजा वगैरह का प्रोविजन था, पनिशमेंट का, पेनल्टीज था, उसको इंक्रीज कर दिया गया। तो इसमें पोर्नोग्राफी को लेकर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक एडिटोरियल था हमारा, ये कि इंडिया ने हाल ही फिलहाल में डिसीजन लिया है कि हम लोग फिलीपींस को ब्रह्मोस, हमारा जो मिसाइल है वो हम बेचेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा नहीं होगा वही डिस्कस किया गया, ठीक है। तो इंडिया एंड फिलीपींस साइंड द इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। तो इसको थोड़ा देख लेना कि आ सकते हैं सिक्योरमेंट, ठीक। तो ये हुआ, तो मेनली इसके कारण क्या हुआ कि इंडिया अब हाईली जो डेवलप्ड हमारा मिसाइल है वो हम फिलीपींस को बेचने वाले हैं, ठीक। कैसे बेचेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बीच में कोई मिडलमैन नहीं है, ठीक है। तो ये जो डील है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये एक टाइप से इंडिया का जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट है या फिर आउटरीच है हमारा, साइंटिफिक डिप्लोमेसी, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करता है हमारा, ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो पर्टिकुलरली हमारा 1990 से ही चल रहा है, तो अभी जो हमारे पास ब्रह्मोस है, पहले क्या आया, ब्रह्मोस 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, अभी 5 है हमारा ब्रह्मोस का वर्जन। अब देखो फिलीपींस को तो हम कर रहे हैं, ठीक ना, तो फिलीपींस का वो मैप देख लेना एक बार, समथिंग ये अगर चाइना है यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे फिलीपींस है समथिंग, ठीक है। मतलब और फिलीपींस और चाइना के बीच में क्या है कि हमारा जो पैसिफिक आइलैंड में या फिर साउथ एशियन, हम्म हम्म, साउथ चाइना सी में जो आइलैंड है उसको लेकर डिस्प्यूट्स भी है दोनों के बीच में, ठीक। तो अब बात ये हो रहा है कि इंडिया ने तो उसको बेचा है फिलीपींस को, ठीक। अब मेनली क्या होगा कि इनके बीच में ऑलरेडी दुश्मन है, तो चाइना का के साथ कंट्रोवर्सीज है या इश्यूज है फिलीपींस का, तो इंडिया अगर फिलीपींस को मिसाइल बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उससे चाइना को का ईगो हर्ट होने वाला है, सिंपल सा बात है। अब उसको वो कहीं ना कहीं इस चीज को ऐसा देखेगा कि इंडिया हमारे आसपास में मतलब फैलाने का कोशिश कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस। तो इन इससे ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर इंडिया और चाइना का रिलेशन थोड़ा और बिगड़े, क्योंकि उसको लग सकता है कि इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है, जिससे कि पीस खराब हो सकता है इस एरिया में। तो ये द इम्प्लीकेशन ऑफ द फिलीपींस बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट द ब्रह्मोस वुड बी वाइड रेंजिंग एंड कंसर्न इतना, मेनली से चाइना को वो मतलब हो सकता है कि उसको थोड़ा ठेस पहुंचे, बुरा लगे। विथ होम द फिलीपींस हैज, क्योंकि उसके साथ चाइना और फिलीपींस के बीच में हमारा क्या टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जो हमने देखा, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, जो चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है इंडिया को लेके वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, वो और ज्यादा एग्रेशन शो करे इंडिया चाइना के बॉर्डर के आसपास, ठीक। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि हाँ, उसके बाद मेनली ये फिलीपींस जो है इंडिया से क्यों ले रहा है, पहला बात तो ये, क्योंकि क्या होता है कि यूएसए का एक लॉ है, ये रहा उसका नाम, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, कैट्सा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी कंट्री अगर रशिया से मिसाइल सिस्टम ले रहा है तो यूएसए उस कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देता है, ठीक है। कि अगर आपने रशिया से मिसाइल लिया या फिर मिसाइल कुछ भी डिफेंस प्रोडक्ट रशिया से लिया है तो वो आपके ऊपर सैंक्शन लगा देगा यूएसए। सैंक्शन का मतलब क्या है कि बाकी सब कंट्री जो यूएसए के इन्फ्लुएंस में है या फिर यूएसए को पार्टनर मानते हैं, ठीक, उनसे रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं वो, फिर उस कंट्री के साथ जिसने रशिया से सामान लिया है, ठीक ना, मान लो फिलीपींस से लिया एग्जाम्पल, अब क्या यूएसए ने फिलीपींस के ऊपर लगा दिया सैंक्शन। अब क्या है कि जितना भी कंट्री यूएसए के सपोर्ट में है या फिर यूएसए का एलाई है या फिर यूएसए के साथ अच्छा रिलेशन चाहता है, वो क्या करेगा, इस एक्ट को लागू करने के बाद वो फिलीपींस के साथ अपना जो रिलेशन वगैरह है, ट्रेड रिलेशन, उसको थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। तो ऐसा ऑलरेडी क्या टर्की और चाइना के इसमें हो चुका है कि उन्होंने रशिया से सामान खरीदा था, तो यूएसए ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया था टर्की और रशिया के बीच में के ऊपर, ठीक है। तो यही सब चीजें यहाँ पे, तो इसलिए फिलीपींस इंडिया से ले रहा है जिससे कि वो सैंक्शन से बच सके और अपना डिफेंस प्रोडक्ट भी आराम से मतलब डिफेंस सिस्टम भी मजबूत कर सके। फिर एक न्यूज है हमारा क्या, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, इसमें मेनली यही कहा गया कि हाँ, कि गवर्नमेंट अभी क्या हो रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ठीक ना, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है वो हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मतलब संजीवनी बूटी नहीं है कि एक बार प्राइवेटाइजेशन कर दिया हमारा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ओनरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारा बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बजट में बोला था कि हम बैंकिंग सिस्टम को बहुत सारा बैंकों को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, तो इसके अंदर वो इशू डिस्कस किया गया हमारा, ठीक। कि मेनली क्या है ना कि जब बैंक, इसके लिए हमको पहले ही समझना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन का फायदा नुकसान को समझने पहले कि हम लोग का बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ क्यों था, ठीक है। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ क्यों था,
तो मेनली क्या था, बैंकों का नेशनलाइजेशन हमारा इसीलिए हुआ था बिकॉज कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था कि हमारा जो मेनली इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, इंडिया में मतलब तीन बड़ा बैंक था, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते थे प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक। तो वो मेनली कहा था, बॉम्बई में था, ठीक है, फिर मद्रास में था और बंगाल में था। फिर क्या हुआ 1924 के आसपास आते आते क्या हुआ कि ब्रिटिश ने क्या किया, इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया, ठीक है, इन तीनों को मर्ज करके इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि 1955 में इस बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और उसका नाम हो गया एसबीआई, ठीक है। तो मेनली क्या था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के पहले प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो मेनली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड लोग थे या फिर जो ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश लोग थे, वेल्दी लोग थे, उनके कंट्रोल में था। अब सिंपल सा बात है, अगर मान लिया जाए बैंकिंग सिस्टम जो है, अ, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस यही बोलूंगा कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि हमारा इंडस्ट्रीज और जो बैंक था, ठीक, उनके बीच में नेक्सस था। ये होता था कि जो बैंकर्स होता था वही इंडस्ट्रीज के बोर्ड में होता था और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता था वही बैंकिंग के बोर्ड में होता था, बैंकिंग सिस्टम के बोर्ड में होता था, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। बट नीचे में जो हमारा लार्ज मासेस ऑफ पॉपुलेशन है वो ना तो बैंकों से जुड़ा है, ठीक है, बैंक से जुड़ा नहीं है, क्योंकि बैंक तो मेनली सिटी में ही थे हमारे। गांव एरिया में कौन जाएगा, उतना ज्यादा बिजनेस होता भी नहीं है और जाएगा भी तो नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि छोटा छोटा डिपॉजिट वहां होता है ना, ठीक है। तो ये था। दूसरा बात, लोगों को रेट मतलब बैंकिंग सिस्टम अगर कनेक्टिविटी ना हो हमारा, तो क्या है कि लोगों को जो लोन वगैरह मिलने में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस वगैरह एक्सपेंड करने में लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और दूसरा बात ये है, गवर्नमेंट का जो 5 ईयर का प्लान होता है, अगर उसको सक्सेसफुल बनाना है तो फिर लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जिससे कि वो इकोनॉमी ग्रो कर पाए हमारा। तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा था। तो इसी नेक्सस को तोड़ने के लिए हमारा बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 के अंदर, ठीक ना। उसके बाद और भी हुआ था, लेकिन मेनली यहाँ पे हुआ था मोटामोटी। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बैंकों का कैपिटल बाय अप करके उसका शेयर बाय खरीद के उसको प्राइवेटाइज मतलब नेशनलाइज कर दिया, ठीक है। तो वहां तक सब कुछ सही था। तो इसको हम लोग देखेंगे, पर यहाँ देख लेते हैं, ठीक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पहला राउंड हुआ था कब, हमारा 1969 में हुआ था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर लिया था, ठीक है। अब नेशनलाइजेशन जो किया था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या निकला, हमने ये देख लिया कि नेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि लोगों के पास बैंकिंग सिस्टम से लोग जुड़े नहीं थे, ठीक, उनको इजिली क्रेडिट प्रोवाइड नहीं था उनको, ठीक है। तो नंबर ब्रांचेस रूरल एरिया में नहीं था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो हुआ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या निकला। तो नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस जो रूरल एरिया में जो बैंक ब्रांचेस थे वो इंक्रीज किए हमारा। फिर अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू फार्मर एंड विलेजर्स है इंक्रीज्ड, क्योंकि अब रूरल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो गवर्नमेंट उसको बोल रहा है कि भैया आप गाँव वगैरह में जाके भी आप बैंकों को खोलो, ठीक है, जिससे कि वहाँ के लोगों को फायदा मिले। तो क्या होता है, गाँव के एरिया में फार्मर्स को, विलेजर्स को भी मतलब बैंकिंग सिस्टम से वो लोग जुड़े और उनको भी लोन वगैरह मिला, तो उनको भी बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट मिला। कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब नेचुरल सा बात है कि अगर फार्मर्स को एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलेगा तो वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा अपने फार्मिंग के अंदर, ठीक है। तो फार्मिंग के अंदर अगर इन्वेस्ट कर पाएगा वो लोग, तो प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ेगा और पॉवर्टी रिड्यूस होगा, ठीक है। अब पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो इंडिया में, वो 70% ऑफ बैंकिंग बिजनेस करता है इंडिया में। अगर मान लिया जाए कि बैंक सिस्टम के अंदर आज के डेट में 100 रुपए का बिजनेस होता है, तो उसमें से अकेले पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर या फिर जो नेशनलाइज बैंक है हमारा, उसके अंदर 70% का बिजनेस होता है, और बाकी 30% का बिजनेस होता है वो प्राइवेट सेक्टर में होता है, ठीक है। तो और देखते क्या क्या फायदा हुआ हमारा नेशनलाइजेशन के बाद। ओपनिंग मोर बैंक ब्रांचेस स्पेशली इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में और बैंकिंग ब्रांचेस हमारा खुलना स्टार्ट हुआ, क्यों, क्योंकि आरबीआई का एक रूल है कि अगर किसी भी बैंक को अपना ब्रांचेस इंक्रीज करना है तो उसके पास परमिशन है कि वो जितना मन है उतना ब्रांचेस खोल सकता है कोई भी बैंक, लेकिन टोटल ब्रांचेस का 25% उसको रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा। ये कंपलसरी है बैंकों के ऊपर। तो इसलिए इस रूल के कारण भी क्या हुआ कि गांव के अंदर आपका रूरल एरिया में वो बैंकों का ब्रांचेस इंक्रीज हुआ। एक्सपेंड एग्रीकल्चर क्रेडिट हमारा इंक्रीज हुआ। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसमें क्या होता है, आरबीआई ये बोलता है कि आरबीआई फिक्स करता है कि देखो भैया, अगर आपको 100 रुपए लोन में घुमाना है ना, तो आप जैसे मैंने घुमाओ, लेकिन उस 100 में से 40% जो होता है ना, आपको कुछ कुछ सेक्टर है जिसको हम प्रायोरिटी मानते हैं, उसको उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। मतलब 8-9 सब्जेक्ट इसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल एडुकेशन हो गया,
फार्मर हो गया, ठीक ना, फार्मिंग एग्रीकल्चर हो गया हमारा, ठीक, एडुकेशन हो गया हमारा, ठीक है, फिर एमएसएमई इंडस्ट्रीज हो गया हमारा, ठीक, फिर हमारा फिर जो वुमेन्स हो गया उसको। तो मेनली क्या है कि ये जो 40% लोन है आपको, टोटल लोन का 47% लोन ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स है उसके अंदर आपको देना पड़ेगा। तो इस रूल के थ्रू भी आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल था हमारा, जहाँ पे पहले लोन नहीं पहुंच पा रहा था, क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को, तो आरबीआई आरबीआई के इस रूल के अकॉर्डिंग उनको भी अब क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो गया। तो उनका भी मतलब पॉवर्टी रिड्यूस हुआ, उनका भी डेवलपमेंट हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो वही सब। So introduction of the concept of private sector, priority sector lending. Otherwise, many sector would have been deprived of the bank credit. तो तो मान लिया जाए ये रूल नहीं होता तो क्या होता, सिंपली 100% जो बैंक है वो जहां उसको बेनिफिट होता है, जहां पे ज्यादा मतलब रिटर्न का चांसेस होता है वहां पे वो देता। अब बाकी जो ये सेक्टर्स है वहां पे वो नहीं इन्वेस्ट करता, क्योंकि यहाँ पे क्या कितना रिस्की होता है कैपिटल मिलने का वापस। उसके आरबीआई ने एक पॉलिसी लाया था, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स टू वेरी पुअर वाज अ प्लान इम्प्लीमेंट ऑफ पीएसबी। मतलब क्या होता है कि जो आज के डेट में क्या है कि गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम स्कीम निकालते रहता है। एग्जांपल है फार्मर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। उसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए फार्मर्स लोन लेता है बैंकों से तो उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, ठीक है, जिसमें से फार्मर्स को सिर्फ 3% पे करना पड़ेगा, बाकी जो 4% है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगा फार्मर्स के बदले में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अलग जो गरीब लोग हैं उनको उनसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि उनका जो कम बर्डन पड़े और वो लोग का लाइफ स्टैंडर्ड और बढ़े, पॉवर्टी रिड्यूस हो और सब अच्छी अच्छी बातें। एक्सटेंडेड लोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल है। अगर मान लो गवर्नमेंट ऐसा नहीं बनाता रूल वुमेन एसएचजी को, तो नॉर्मल सा बात है कि जो हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर वुमेन्स बिजनेस को लोन मिलने में प्रॉब्लम होता है हमारा। तो ये भी एक बेनिफिट है हमारा। गिव एजुकेशन लोन, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन लोन में क्या होता है, बैंकों के ऊपर रिस्क ज्यादा होता है कि कल को अगर उस बंदे ने इसने एजुकेशन लेने के लिए लोन लिया है, अगर रिटर्न नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो अगर मान लो बैंक उसमें नहीं देता, लेकिन इस रूल के आने के बाद क्या हुआ कि बैंक उसको लोन देगा, भले ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे, लेकिन देना पड़ेगा उसको लोन। फंडेड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब देखो बात ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो उसको प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक ना। अब पब्लिक सेक्टर जो होगा वो सर्विस मोटिव हो गया। तो सिंपल सा बात है कि प्राइवेट सेक्टर वाला क्या चाहता है कि शॉर्ट टर्म में वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा ले, शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा ले। तो नेचुरल से बात है, अगर वो शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो कभी भी जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा जिसका कि रिटर्न 30 साल का होता है, 40 साल का होता है, ठीक, जैसे एयरपोर्ट बनाने का हुआ, ठीक ना, उसमें 30-40 साल तक छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट होते रहता है आपका। तो उस सब प्रोजेक्ट में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं शो करता है, क्यों, क्योंकि वहां पैसा फंस जाता है एक टाइप से उनका 30-40 साल तक, ठीक है। लेकिन इसीलिए क्या होता है कि इस पब्लिक सेक्टर बैंक है तो गवर्नमेंट का ही है भैया, बोर्ड में तो वही बैठा हुआ है। तो जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा जो ज्यादा मैक्सिमम जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको फंड कौन करता है, हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। क्लियर है, 30-40 साल लेट होता है इसीलिए प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं उसमें, इसलिए पब्लिक सेक्टर करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके बोर्ड में गवर्नमेंट बैठा है, गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो गवर्नमेंट का ही बैंक है ठीक, एक साइड से। तो सिंपल सा बात है वही इन्वेस्ट करेगा उसमें। तो पीएसपी प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के कारण क्या हुआ कि लोग हमारी सोसाइटी में या फिर कंट्री के अंदर हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, पीपल्स को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना, जिससे कि उनको इजिली क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाए, ठीक है, सेविंग्स का फैसिलिटी मिल पाए, इंश्योरेंस मिल पाए, ठीक है, लोन मिल पाए, ठीक है। तो ये सब अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, फिर अगर इतना ही अच्छा है हमारा सब कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक का फायदा, तो प्राइवेटाइजेशन का बात क्यों हो रहा है आज के टाइम में, प्राइवेटाइजेशन हमें क्यों करना चाहिए। तो आरबीआई हैड इनिशिएटेड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टूल मोरल सुएशन टू चैनलाइज हेल्प। अब मेनली क्या देखो, हमने ऊपर क्या देखा कि ये सब जो इंप्रूवमेंट आया, ठीक, बैंक हमारा बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, तो मेनली क्यों आया, क्योंकि आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाया कि आपको 25% रूल के कारण आपको रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या हुआ, हमारा रूरल पेनिट्रेशन हुआ, ठीक है। सेकेंड, जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग था हमारा, ये जो 25% रूल था उसके कारण क्या हुआ, रूरल एरिया में हमारा बैंक खोला, ठीक है। अब जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग था इसके कारण हमारा क्या हुआ कि कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में लोगों को लोन मिला इजिली, बैंकों ने दिया, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई का पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके थ्रू, ठीक है। तो अब बात ये आता है कि ये तो आरबीआई ने पॉलिसी बना के किया ना ये सब काम, ये तो ऐसा तो नहीं कि अपने आप जब गवर्नमेंट ने
उसको नेशनलाइज किया तो बैंकों ने अपने आप ये सब काम करना स्टार्ट कर दिया। ये तो नहीं हुआ, ये तो आरबीआई ने पॉलिसी बना किया ना ये सब काम, जिसके कारण ये सबको फायदा देखने को मिला है। तो वही है, आरबीआई हैड इनिशिएटेड selective credit tool and moral solution to channelize more loan to farmers. So bank nationalization itself not help in the much. मतलब सिर्फ बैंक नेशनलाइजेशन के कारण ये सब चीज नहीं हुआ, ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आरबीआई ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये कुछ रूल्स बनाया जिसके कारण ये सब चीज पॉसिबल हुआ। तो इसलिए ये ऐसा बोलना कि ये सब बैंकों का नेशनलाइजेशन कारण ही हुआ है, ये तो गलत होगा। तो ये उसका क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर जो बैंक होता है उसके अंदर एनपीए भी कम होता है और बैंक स्कैम भी कम होता है, ठीक है। इसलिए भी प्राइवेट सेक्टर का क्योंकि फंक्शनिंग अच्छा होता है, वहाँ पे स्टाफ में इफिशियंसी होता है वो सब। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होता है उसमें टेक्निकल वो मतलब ज्यादा मॉडर्नाइज होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक के। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स सच एज रिटर्न ऑफ एसेट्स, मार्केट टू लोन बुक रेशियो, ग्रोथ न्यू कैपिटल, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, बेसल नॉर्म्स, इसमें इस समय क्या है, सभी अगर देखा जाए तो उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेटर है पब्लिक सेक्टर बैंक से, इसलिए भी हमको प्राइवेट सेक्टर करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है उसका जो स्टाफ का सैलरी होता है उनके मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर या बैंकों के प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए क्या होता है कि बैंकों का प्रॉफिट हो ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो भैया अपना सैलरी मिलते रहता है। लेकिन क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है उनको सैलरी मिलता है मतलब वहाँ के स्टाफ को प्राइवेट सेक्टर के अंदर, लेकिन अगर बैंक प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट में थोड़ा शेयर भी उन लोगों को मिल जाता है फिर। तो इसलिए उनके अंदर एक मतलब इंथुजिज्म रहता है, एक मोटिव रहता है कि हाँ मेरे को वर्कआउट करना है जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो और मेरे को मॉनेटरी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो पीएसबी स्टाफ सैलरी डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक, एम्प्लॉइज यूनियन फ्रीक्वेंटली इंगेज इन स्ट्राइक। अब नेचुरल सा बात है कि अब अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया हमारा, ठीक है, लेबर लॉ एक्ट हो गया, वो सब इंप्लीमेंट होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अंदर हमारा वो सब इंप्लीमेंट नहीं होता है, जैसे वहाँ पे स्ट्राइक वगैरह हो गया या फिर जो अदर बेनिफिट देना पड़ता है वर्कर्स को, तो उतना झमेला वहाँ पे नहीं होता है। फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है वहाँ पे, वहाँ स्किल से कोई मतलब नहीं है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसका कोई लगा कि हाँ ये सही है या फिर ये ब्यूरोक्रेट सही है, ये सही है, तो उसको उसने अपॉइंट कर दिया उस बैंक का हेड में या फिर बोर्ड में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्किल्स को या प्रोफेशनलिज्म को मतलब एक टाइप से वैल्यू दिया जाता है। तो जो ज्यादा बंदा स्किलफुल होगा, जो ज्यादा प्रोफेशनल होगा, उसी को बोर्ड में जगह मिलेगा या उसी को ज्यादा मतलब एक टाइप से हेड पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होगा। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यूजुअली द पर्सन फेवर्ड बाय रूलिंग पार्टी बिकेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरिट और क्वालिफिकेशन, ठीक। जैसे आज के टाइम में क्या है कि आरबीआई है, ठीक, आरबीआई इसका मेन काम क्या होता है, कंट्री के इकोनॉमी को संभालना या फिर मॉनेटरी पॉलिसी को संभालना, ठीक है। इसके लिए एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो इसके पास इकोनॉमिक्स का मतलब बहुत डिटेल नॉलेज हो, वर्किंग एक्सपीरियंस हो खासकर, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं इसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो फिर अभी का जो हमारा आरबीआई के गवर्नर है वो क्या है, उनका पूरा लाइफ जो एक टाइप से जो उनका स्टडी का बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री का है, ठीक। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि जो अपॉइंटमेंट होता है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होता है, वहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है, उसका स्किल मैटर करता है, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये सब चीज। तो ऐसा भी क्या होता है कि अभी भी न्यूज में आप लोग देखते रहते हो कि ऐसा मान लिया जाए कि ऐसे मान लो कोई मतलब कोई बोर्ड है हमारा, ठीक ना, गवर्नमेंट के अंदर में कोई बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि हर डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, अल्टीमेटली आईएएस होता है, ठीक है। अब नेचुरल सा बात है, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको अच्छे से चलाने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। लेकिन अगर हर जगह ब्यूरोक्रेट जाके कर रहा है, अपॉइंट हो रहा है, तो उसके पास तो वो एक्सपीरियंस नहीं है ना अल्टीमेटली बात जो है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका फंक्शन इफेक्ट होता है। तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जो जिस फील्ड का बंदा है उसी को उसी फील्ड में मिलेगा। तो पीएसबी आर सब्जेक्टेड, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सब्जेक्टेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। उसका क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है उसके ऊपर बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, लाइक वो ये कि उसके ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन, अगर कोई बंदा उसके ऊपर डालेगा कि मेरे को ये जानकारी चाहिए तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीएजी का उसके ऊपर नजर होता है, ठीक, सीबीआई का इंक्वायरी उसके ऊपर हो सकता है, मीडिया कोर्ट तो उसका मतलब बजाते ही रहता है, ठीक। तो अल्टीमेटली होता क्या है इसके रिजल्ट में कि इतना सारा ऑथोरिटी का अगर ऊपर से प्रेशर है या फिर वॉच है, मॉनिटर कर रहा है उसके ऊपर, तो पीएसबी का जो ऑफिशियल्स होता है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ऑफिशियल्स होता है, वो कहीं ना कहीं एक टाइप से हरासमेंट फील करता है, और कहीं ना कहीं वो मतलब जो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होता है ना उसका, वो नहीं लेता है, वो सेफ खेलता है फिर,
ठीक है, जिससे कि उसके ऊपर किसी टाइप का इन्वेस्टिगेशन ना हो, कोई मीडिया ट्रायल ना हो उसके ऊपर, ठीक। तो दे प्रेफर सेफ्टी एंड कंजर्वेटिज्म ओवर द रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। तो आप इनोवेशन या फिर रिस्क टेकिंग वो लोग नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इतना सारा बॉडी का उसके ऊपर वॉच है, तो भी सेफ खेलता है अपना, जिससे कि उसके ऊपर कोई हरासमेंट और मीडिया ट्रायल ना हो पाए। अब अगर इस तो मतलब क्या कि हमने ये देखा क्या कि देखो, ना तो नेशनलाइजेशन बुरा है, ठीक, ना तो पीएसबी हमारा बुरा है, और ना तो प्राइवेट सेक्टर हमारा कोई पेनिसिया है या फिर रामबाण इलाज है। तो आखिर हमें फिर करना क्या होगा? कि ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कर लिया हमने तो सब कुछ सही हो गया। एनी स्ट्रेटेजी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक मस्ट बी फॉर्मुलेटेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द प्रो एंड कॉन्स। तो हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर डिसीजन का प्रो एंड कॉन्स देख लेना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन वुड बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला? प्राइवेटाइजेशन एक ये सॉल्यूशन आपको अडॉप्ट करना है तो उसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है प्राइवेटाइजेशन, बट प्राइवेटाइजेशन वुड बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बट along with that other reform are needed। उसके अलावा बहुत सारा रिफॉर्म को चाहिए। स्मॉल सेविंग स्कीम शुड बी रिफॉर्म। जो स्मॉल सेविंग स्कीम होता है वो उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा हम लोगों को। अब ये क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट हुआ ना, कि गवर्नमेंट ने ये निकाला कि आप अटल पेंशन योजना है वो ले लो, ठीक है, इसके कारण कि आपको बाद में इतना पैसा मिलेगा, आपका बहुत सारा मतलब पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने लाया यहाँ पे। तो वो सब क्या होता है, जो लोग उसमें जो कंट्रीब्यूट करता है ना, वही कंट्रीब्यूशन कहलाता है स्मॉल सेविंग स्कीम एक टाइप से। और उसका पैसा कहाँ जाता है हमारा? जाता है पब्लिक अकाउंट फंड में, ठीक है, जिससे पैसा निकालने के लिए बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब पार्लियामेंट का परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर और क्या ले सकते हैं रिफॉर्म लोग, कि इंटरेस्ट रेट कैन बी लिंक टू गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। मतलब उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंकों का, वो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसका लिंक कर देना चाहिए, ठीक है। बिजनेस ऑफ गिविंग लोन, मेकिंग डिसीजन, फिगर आउट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, इतना इतना ये सब तो ये सब पर्टिकुलरली प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए इसके अंदर, ठीक। उसके बाद 4R पॉलिसी हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए। 4R पॉलिसी क्या क्या रिक्वायरमेंट में हम लोग को रिफॉर्म करना चाहिए, कि जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है उसको रिफॉर्म करना है हमको, ठीक। रिनोमेशन प्रोसेस मतलब क्या, कि जो उसको हम लोग एक टाइप से जो बेनिफिट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज को अदर बेनिफिट देते हैं सैलरी के अलावा, ठीक, उसके ऊपर भी हम लोग को रिफॉर्म लाना पड़ेगा। उनका रीस्किलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिसर्च करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, कैसे मार्केट के अंदर हम लोग अपना बिजनेस मॉडल एक्सपेंड करना है, कंज्यूमर बेस बढ़ाना है, प्रॉफिट जो हमको उसको इंश्योर करना है, ठीक, वो सब। फिर डिजिटल ऑडिट पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मतलब क्या, मैनुअल अगर हमारा ऑडिट होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें करप्शन हो सकता है, मिस्टेक्स हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारा अगर ऑडिट वगैरह होता है तो उसको एग्जैक्ट ऑडिट होगा, उसमें कुछ भी गलती नहीं हो सकता हमारा। एक रिफॉर्म लोग ये अडॉप्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैपिटल नीड एंड फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स, पीएसयू नीड गवर्नेंस रिफॉर्म। तो पीएसयू के अंदर क्या है कि हमारा गवर्नेंस रिफॉर्म भी चाहिए, जो उसका टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमको चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो एनपीए के अंदर हमारा एक टाइप से जो पैसा फंस गया बैंकों का, उसको रिकवर करने के लिए भी मतलब स्ट्रॉन्ग लॉ बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग लॉ वगैरह। तो ओनली व्हेन बैंक आर रन बाय प्रोफेशनल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। Only when banks are run by professionals, it will be in a position to fund India's growth in the long run and create value for all stakeholders। ठीक, जब बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, तो नेशनलाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बैंकों का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जहाँ पे जो लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं वहां पे प्रोफेशनल लोग को इंटर करना, ठीक है। गवर्नमेंट भी चाहे तो प्रोफेशनलिज्म वहां पे इंटर कर सकता है। दूसरा अल्टरनेटिव ये है गवर्नमेंट के पास। और दूसरा बात क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसा मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा है। जैसे वो जो आर्टिकल है यहाँ पर भी एक डेटा दिया गया है कि लगभग लास्ट ईयर हमारा क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो था लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। तो जब ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को इतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है तो गवर्नमेंट उसको बेचना क्यों चाह रहा है? सिंपल सा बात है। तो वह बात है कि वैली बैंक्स आर रन बाय प्रोफेशनल्स, इट विल बी इन अ पोजिशन टू फंड इंडियाज ग्रोथ इन द लॉन्ग रन एंड क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर। इसके साथ एक और टॉपिक देख लेते हैं, क्या सॉल्यूशन का पार्ट है हमारा, क्या बैंक मर्जर। ठीक है, बैंक नुकसान में जा रहा है, कुछ कुछ बैंक है जो नुकसान में जा रहा है, तो एक काम करते हैं कि उनको हम मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने से बेनिफिट क्या होगा हमारा? हेल्प स्मॉल बैंक टू गियर अप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक, अपना मतलब वर्किंग प्रोसेस को वो लोग इंटरनेशनल लेवल का बना सकते हैं, ठीक है। उनका कवरेज एक्सपेंड होगा हमारा, ठीक है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होगा, ठीक। जो दो बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते रहता है ना, जिसके कारण कि मैन पावर टाइम हमारा जाता रहता है, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली दो बैंक, अगर बैंक सब मर्ज हो जा रहा है तो जो नंबर ऑफ बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी कम होगा हमारा, ठीक है, जिससे टाइम बचेगा हमारा।
बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ बैंक स्टाफ विल बिकम मोर, क्योंकि एक ज्यादा बड़ा ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज रहेगा। कोई बैंक है, वहां पे मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, कोई एक जगह है जहाँ पे 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो नेचुरल सा बात है, जहाँ 1000 लोग काम कर रहे हैं वहां पे जो एम्प्लॉयज का बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा हो जाएगा। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा इससे, जो अब एक होता है क्या कि हमारा इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब क्या कि अगर जितना बड़ा लेवल पे आप बिजनेस करोगे, ठीक है, जितना बड़े लेवल पे आप बिजनेस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो वही है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, रिड्यूस इनएफिशिएंसी, मेनी पोस्ट विल बी एबॉलिश्ड रिजल्टिंग इन सेविंग, ज्यादा से जो पोस्ट है वो खत्म हो जाएगा, तो इससे सेविंग्स भी होगा बैंकों का, तो ज्यादा अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर पाएगा। गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा कि बर्डन टू रिकैपिटलाइज, जो गवर्नमेंट क्या होता है टाइम टू टाइम क्या होता है कि पैसा उसमें डंप करते रहता है, इंजेक्ट करते रहता है, जिससे कि उसको उसको कैपिटल मिलते रहे बैंकों को, तो गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर कम आ जाएगा। जो बेसल 3 का जो नॉर्म्स होता है उसको फुलफिल करने में काम आएगा। तो अल्टीमेटली बेसल 3 होता है क्या है, कुछ नहीं है, वर्ल्ड का जो बड़ा बड़ा कंट्री है उसका 10-15 तो जो सेंट्रल बैंक है ना, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग कुछ एक मिनिमम रूल बनाते हैं जिससे कि इन फ्यूचर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और तो हमारा कंट्री के अंदर जो स्टेबिलिटी ही रहे, इनस्टेबिलिटी ना आ पाए मॉनेटरी फंक्शनिंग के अंदर। तो उसके अंदर ये कहा गया है मेनली कि अगर मान लिया जाए कि आप अगर 100 रुपए का लोन किसी को दे रहे हो ना, मतलब लोन अगर 100 में दे तो आपके पास 8 पर मतलब 8 रुपए जो है वो साइड में आप रख दो, क्योंकि हो सकता है, या जो 100 रुपए आपने लोन में दिया, तो जरूरी तो नहीं कि 100 रुपए अगर लोन में दिया तो 100 का 100 वापस आ जाए। कुछ विजय माल्या जैसे लोग भी होते हैं ना, तो मेनली मान लो 100 रुपए आपने दिया, तो हो सकता है कि किसी ने लोन नहीं चुकाया तो आपके पास मान लिया जाए 95 रुपीज ही आया, ठीक। तो अल्टीमेटली बैंकों को जो कंज्यूमर है उसको नुकसान ना हो, इसीलिए एक अलग से आप बफर स्टॉक अपने पास रखो, ठीक है, जो कि मैटर अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। मेनली बेसल 3 में बोला कि 8% कि आपको रखना पड़ेगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेकिन आरबीआई ने एक्स्ट्रा कॉन्शियस के लिए क्या बोला कि 9% हम लोग रख पाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। ये अलग अलग होता है, जैसे कि मान लो कॉर्पोरेट बैंक है तो उनका 12% भी आरबीआई कर देता है, तो टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है ये चीज, ठीक, कोई फिक्स नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स के अंदर अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कभी भी कोई भी डेटा चेंज हो सकता है। तो उसका आर्गूमेंट क्या क्या है मर्जर के फेवर में, मतलब अगेंस्ट में, ये सब तो हमने क्या देखा, फायदा वाला चीज देखा, ठीक है, इसका बेनिफिट क्या क्या होगा। अब हमारा देख लेते हैं क्या कि बेनिफिट और क्या होगा, गवर्नमेंट को अच्छा मॉनिटरिंग कर पाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बैंक अगर कम रहेगा तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा, ईजी होगा सबको मॉनिटर करने में, ठीक है। अब अगेंस्ट में क्या क्या है, अफेक्ट रीजनल फ्लेवर एंड इन रीजन फोकस, सॉरी रीजनल फोकस। अल्टीमेटली क्या है कि जैसे मान लिया जाए आज के डेट में बैंक, मान लो कोई चेन्नई में एक बैंक है, ठीक ना, वो चेन्नई में ही काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका मेन टारगेट कहाँ पे होगा, चेन्नई का, लोग चेन्नई का इकोनॉमी को डेवलप करना। लेकिन मान लो उसका मर्जर हो जाता है किसी बड़े बैंक के साथ, तो वो जो चेन्नई सिटी के लिए जो कर रहा था काम, उसका फोकस अब चेंज हो जाएगा, मतलब बड़े बैंक का अगर पार्ट हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो इसके कारण कि उसका जो रूरल एरिया है वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा वो चीज़ हमारा। तो अल्टीमेटली जब मर्जर होगा तो क्या होगा कि बहुत सारा बैंक ऐसा होगा जो कि जिसको शिफ्ट करना पड़ेगा, अपना क्लोज करना पड़ेगा एटीएम्स को या फिर ब्रांचेस को, जिससे कारण की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस होगा हमारा। तो ये हमारा देखा हमने बैंकिंग सेक्टर को डिटेल्स में और पुलिस रिफॉर्म को डिटेल में। तो आज डेली देखो, अगर 2 से 3 मतलब टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर रहे हो ना तो इनफ है, क्योंकि महीने में अगर आप 7 टॉपिक आपका आराम से हो जा रहा है, तो डेली बेसिस पे आप 2 से 3 एडिटोरियल से ज्यादा में टाइम मत लगाओ, क्योंकि माइंड का कैपेसिटी होता है, लिमिटेशन होता है। आप दिन भर में 5-6 एडिटोरियल पढ़ लोगे, बट किसी के ऊपर भी आपका क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो फायदा नहीं है। हम्म। फिर एक हमारा होता है एप्रोप्रिएशन बिल आया, एक न्यूज था हमारा क्या कि लोकसभा ने एप्रोप्रिएशन बिल पास किया। अब देखते हैं ये क्या होता है एप्रोप्रिएशन बिल। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट है, एक एक ग्लूटिन भी होता है, ये बता देता हूँ क्या होता है। ग्लूटिन क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कंपलसरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 75 दिन के अंदर बिल वगैरह पास, मतलब बजट पास करवाना पड़ेगा, ठीक। तब होता क्या है कि मान लिया जाए कि जो बजट मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, लंबा होता है, उसमें क्या होता है जब डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट क्या होता है उसके बाद डिबेट भी होता है। तो मान लिया जाए 74th डे आज हो गया, ठीक, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, डिबेट बाकी है, वोटिंग बाकी है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, लास्ट दिन में ग्लूटिन लाएगा। ग्लूटिन एक मैकेनिज्म प्रोसेस, इसके थ्रू क्या होता है कि मतलब सब कुछ एक ही बार में पास कर देता है बिना डिस्कशन के। देखो, ग्लूटिन एलिस्टेटिव मैकेनिज्म टू अप्रूव द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द पैसेजेस ऑफ आउट। देखो सिंपल सा बात बताओ, मान लिया जाए कि हम लोग को 10 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है, हमको हमारे पास टाइम है 2 घंटे का, ठीक। तो हमने क्या किया,
3 टॉपिक के ऊपर या 5 टॉपिक के ऊपर अच्छे से 1.5 घंटे में डिस्कस किया, आंसर लिखा, एग्जाम्पल मान लो 1.5 घंटे में आंसर लिखा, ठीक है। बाकी जो 5 क्वेश्चन बचा उसके लिए मेरे पास बचा 3 घंटा, 30 मिनट्स बचा हमारे पास, ठीक है, 30 मिनट्स बचा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब ऐसे ही रफली लिखते जाएंगे, एक ही बार में कोशिश करेंगे जो आ रहा है दिमाग में उसको लिख के उसको कंप्लीट करोगे इस तरह, ठीक ना। तो मेनली हमारा फोकस क्या हो जाएगा बाकी 30 मिनट में, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी जो काम बचा है उसको किसी तरह कंप्लीट कर देना, ठीक। तो ये बाकी 30 मिनट में जो काम होगा उसी को हम लोग कहते हैं बुलेटिन, लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में, पार्लियामेंट का लैंग्वेज में। तो ग्लूटिन शायद अगर मतलब मान लो आप ट्रेन वगैरह में ट्रेवल करते हो लोकल ट्रेन में, तो एक आता है ग्लूटिन ट्रेन भी होता है, ट्रेन भी होता है आपका, ठीक ना। तो वो मेनली क्या काम करता है, वही करता है जहाँ पे सब लोकल ट्रेन सब स्टेशन पे जाकर रुकेगा, ठीक। ग्लूटिन क्या होता है, सब स्टेशन पे नहीं रुकता ग्लूटिन ट्रेन, वो क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट स्टेशन होता है वहीं वहीं पे रुकता है। तो यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज होगा सिर्फ उसको डिस्कस करेगा, छोटा मोटा चीज को इग्नोर करके एक ही बार में वोटिंग करवा लेगा उसके ऊपर। हाँ, अब देखते हैं अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। तो मेनली क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी जो वर्ड है ना बजट, वो कहीं भी मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट बोल के कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के अंदर मेरा है, क्या है, फाइनेंस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि बजट पास हो गया, बजट पास हो गया, तो वो मेनली होता क्या है, बजट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक ना। अब जब बोलते हैं हम बजट हमारा पास हो गया, तो मतलब क्या होता है, बजट जो होता है वो 3 डॉक्यूमेंट्स का मिक्सअप होता है हमारा, ठीक है। एक हो गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है मेरा फाइनेंशियल बिल। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या कि लास्ट ईयर में कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, उसका स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल बिल मतलब क्या कि नेक्स्ट ईयर जो रेवेन्यू वगैरह आएगा तो उसके लिए मेरे को टैक्स रेट में चेंज करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टैक्स वगैरह, तो उसके लिए बिल आ जाता है। और थर्ड होता है मेरा क्या, एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, अब देखो, मान लो 1 फरवरी को गवर्नमेंट ने बजट लाया, ठीक है, 1 फेब को बजट इंट्रोड्यूस किया। अब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, हमारा 1 अप्रैल से। अब ये जो 2 महीना बचा बीच में टाइम, तो इसके इसमें भी तो गवर्नमेंट को चाहिए ना पैसा खर्च करने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट टर्म में 2 महीने के लिए जो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए खर्च करने के लिए, वो गवर्नमेंट क्या करता है, अप्रोप्रिएशन बिल पास करवा के निकाल लेते हैं वहां से पैसा। तो ये जब तीनों डॉक्यूमेंट, मेरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया और अप्रोप्रिएशन बिल, जब तीनों बिल मेरा पास हो जाता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट मेरा पास हो गया, ठीक है। अब जब मैंने बताया तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या, ये सिर्फ लोकसभा के पास ही पावर होता है इसको पास करने का, राज्यसभा के पास मतलब कुछ पावर नहीं है इसको लेकर, जहाँ तक ये लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। तो ये अप्रोप्रिएशन बिल अलाउइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ड्रॉ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर इट्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम। ये हो गया। और उसका एक मिशन पोषण हमारा एक स्कीम आया था, ये मेनली किसने निकाला था, मिशन पोषण। तो पोषण से पता चल रहा है क्या, इसका मेन एम क्या है कि माल न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है उसको, हंगर होता है उसको कंट्रोल करना, कम करना कंट्री के अंदर। तो मेनली ये जो न्यूज है इसमें ये बोला गया है कि मिशन पोषण के अंदर जो जो मतलब फूड प्रोवाइड करवाया जाएगा आंगनबाड़ी में, केंद्र में, वो FSSI जो हमारा फूड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है उससे सर्टिफाई होगा हमारा, ठीक है। तो मिशन पोषण मेनली किसने लॉन्च किया था, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसके थ्रू ये रहा। मिशन पोषण है स्पेसिफाइड 3 इयर्स टारगेट टू रिड्यूस, इसका मेन एम क्या है, स्टर्निंग को, अंडर न्यूट्रिशन को और लो बर्थ को इतना रिड्यूस करना, एनीमिया को रिड्यूस करना, ठीक है। इसका क्या कैंपेन करना है, एडुकेट करना है लोगों को, ठीक है, उनको सेंसिटिव बनाना है न्यूट्रिशन को लेकर, जो जो बिहेवियर चेंज होता है उनके अंदर वो लाना है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसको प्रमोट करना है, ठीक है। डाइट डाइवर्सिटी हुआ उसको प्रमोट करना है, हैंड वॉशिंग को प्रमोट करना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है, हाइजीन प्रोवाइड करवाना है। तो malnourished child must be fed freshly cooked food prepared from the locally available, ये सब मतलब उनको फ्रेश कुक पका हुआ खाना प्रोवाइड करवाना, जिससे कि माल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके इंडिया के अंदर। तो फिर आज हमारा यही चीज इंपॉर्टेंट था द हिंदू के अंदर। तो अपना रिव्यू देना कैसा लगा, तो उसके बेसिस पे देखते हैं फिर कल से कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बताना कि इस चीज़ को कंटिन्यू करें या ना करें। थैंक यू।